नमस्कार साथियों। आज अपन पहला टॉपिक पढ़ेंगे इस क्लास में और विद्यालय प्रबंधन का प्रथम जो टॉपिक है अपना उसका नाम है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। शुरुआत करते हैं। तो यूनिट नंबर 1 और पहली जो यूनिट है इसका नाम है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के विषय में हम परिचर्चा कर रहे हैं, जो कि हमारे पाठ्यक्रम की प्रथम इकाई है, पहली यूनिट है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यहाँ पर जो यूनिट अपने को दी गई है इसमें दो शब्द हैं। एक शब्द हमारे सामने है शैक्षिक प्रबंधन और एक शब्द है प्रशासन। तो सबसे पहले हम इस शैक्षिक शब्द के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये शब्द क्या है, क्यों ये प्रयोग में लिया गया है, कहाँ से उत्पत्ति हुई है, क्या इसका शाब्दिक अर्थ है और क्या इसका उपयोग जो है दैनिक जीवन में है, इस पर परिचर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शैक्षिक शब्द के बारे में। किसके बारे में? शैक्षिक शब्द के बारे में परिचर्चा करते हैं, एजुकेशन के बारे में चर्चा करते हैं। एजुकेशन एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। तो अर्थ क्या है इसका, हमसे पूछा जा सकता है कि शैक्षिक का अर्थ। तो शैक्षिक का अर्थ शिक्षा से है। किससे है? शिक्षा से है, एजुकेशन से है। शैक्षिक शब्द का अर्थ किससे? शिक्षा से है। और शिक्षा संस्कृत भाषा की जो शिक्ष धातु है इससे बनी हुई है। तो यहां लिख देता हूं कि यह संस्कृत भाषा की धातु, संस्कृत भाषा की धातु जिसे हम कहते हैं शिक्ष धातु, इससे बनी हुई है। शिक्ष से बना है। संस्कृत भाषा की धातु शिक्ष से बना है। कौन? शिक्षा शब्द। कौन सा शब्द? शिक्षा शब्द। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ हम देखें या शिक्ष का शाब्दिक अर्थ देखें हम, तो इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है। शिक्ष का शाब्दिक अर्थ, शिक्ष का शाब्दिक अर्थ। और शाब्दिक अर्थ की हम बात करें तो शाब्दिक अर्थ है इसका सीखना और सिखाना। सीखना, सीखना और सिखाना। सीखना और सिखाना इसका शाब्दिक अर्थ है। सीखने का मतलब हो गया लर्निंग करना, यानी हम खुद भी सीख सकते हैं और कोई व्यक्ति सीख कर क्या कर सकता है? सिखा भी सकता है। क्या कर सकता है? सिखा भी सकता है। तो दोनों ही बातें शामिल होंगी, सीखना और सिखाना दोनों ही इसके अर्थ में जो है शामिल है, शिक्षा के अर्थ में। अब शिक्षा का शाब्दिक अर्थ देखें तो सीखने और सिखाने की क्रिया, यह तो शिक्ष हो गया। अब यहां पर हम बात करें शिक्षा, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। तो सीखने व सिखाने की प्रक्रिया, सीखने व सिखाने की प्रक्रिया, सीखने व सिखाने की प्रक्रिया। बात समझ में आई कि शैक्षिक शब्द के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अर्थ है शिक्षा। यह संस्कृत भाषा की धातु शिक्ष से बना है। शिक्ष का शाब्दिक अर्थ सीखना और सिखाना होता है। और यहीं पर हम बात करें कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है तो सीखने व सिखाने की जो प्रक्रिया है दोस्तों, ये सीखने और सिखाने की प्रक्रिया शिक्षा के अर्थ में शामिल है। अब हम बात करते हैं कि शिक्षा के प्रकार, शिक्षा के प्रकारों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इस यूनिट में अपन ये सामान्य बात कर रहे हैं और ये आधार वाली बातें हैं। और जब हम इन शब्दों का, इनका मीनिंग हमें समझ में आ जाता है और इनका औचित्य अपने को समझ में आ जाता है तो आगे अध्ययन करने में काफी अपने को आसानी होने वाली है। तो अब हम बात करते हैं यहां पर शिक्षा के प्रकारों की। तो शिक्षा के प्रकार, शिक्षा के प्रकार दोस्तों, शिक्षा के प्रकारों में हम बात करें तो शिक्षा के प्रकारों में सबसे पहले अपन बात कर सकते हैं औपचारिक शिक्षा। कौन सी शिक्षा? औपचारिक शिक्षा। अब औपचारिक शिक्षा होती क्या है, सबसे पहले जानेंगे कि औपचारिक शिक्षा में क्या क्या शामिल होता है। तो औपचारिक शिक्षा में विद्यालयों की शिक्षा, महाविद्यालयों की शिक्षा और विश्वविद्यालयों की जो शिक्षा होती है वो औपचारिक शिक्षा में शामिल होती है। तो मैं यहां नोट कर देता हूं कि विद्यालयों, विद्यालयों, कोमा
महाविद्यालयों, विद्यालयों कोमा महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। औपचारिक शिक्षा में शामिल है, यूं कह सकते हैं, औपचारिक शिक्षा में शामिल है। ठीक है, तो पहली बात की अपन ने शिक्षा में औपचारिक शिक्षा के बारे में। तो औपचारिक शिक्षा होती क्या है? औपचारिक शिक्षा वो शिक्षा है जो विद्यालयों में, महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा होती है। अब बात आती है कि साहब विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा दी जा रही है वो किस आधार पर दी जा रही है? तो वो पाठ्यक्रम के आधार पर दी जा रही है कि कोई ना कोई पाठ्यक्रम निर्धारित है, विषय निर्धारित है, सब्जेक्ट्स निर्धारित है, कोर्स जिसको अपन कहते हैं वो कोर्स निर्धारित है और उस कोर्स को वहां पर पढ़ाया जाता है। तो ये कैसी शिक्षा में आ गया? औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आ गया। अब हम बात करें निरौपचारिक शिक्षा की। किसकी बात करें? दूसरा जो टाइप अपन देखें शिक्षा का तो ये है दोस्तों निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा के विषय में बात करें तो निरौपचारिक शिक्षा में क्या शामिल है? निरौपचारिक शिक्षा में प्रौढ़ शिक्षा शामिल की गई है, प्रौढ़ शिक्षा, साथ में खुली शिक्षा, साथ में दूरस्थ शिक्षा यानी कि ओपन और डिस्टेंस। ओपन और डिस्टेंस जो है ये भी किसमें शामिल किया गया है? निरौपचारिक शिक्षा में शामिल किया गया है। तो यहां पर अपने को ज्ञात होना चाहिए कि निरौपचारिक शिक्षा में क्या क्या शामिल है। तो प्रौढ़ शिक्षा शामिल है, प्रौढ़ शिक्षा शामिल है। प्रौढ़ शिक्षा के अलावा हम बात करें तो दोस्तों खुली शिक्षा, ओपन, खुली शिक्षा, ओपन से अपन जो पढ़ाई करते हैं, और इसके अलावा दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस लर्निंग, दूरस्थ शिक्षा ये किसमें शामिल है? ये निरौपचारिक शिक्षा में शामिल है। किसमें? निरौपचारिक शिक्षा में शामिल है। तो औपचारिक शिक्षा विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली है। निरौपचारिक शिक्षा में प्रौढ़ शिक्षा, खुली शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा शामिल है। और तीसरा यदि हम प्रकार देखें शिक्षा का तो तीसरे प्रकार में हम बात करने वाले हैं दोस्तों किसकी? तो तीसरे प्रकार में हम बात करेंगे अनौपचारिक शिक्षा की। किसकी? अनौपचारिक शिक्षा की बात करेंगे। तो अनौपचारिक शिक्षा, कौन सी शिक्षा की? अनौपचारिक शिक्षा की बात करेंगे नंबर 3 के रूप में। तो अब देखिए अनौपचारिक के अंदर कौन शामिल है ये हम बात कर लेते हैं। बिना योजना के शिक्षा, बिना उद्देश्य की शिक्षा और बिना पाठ्यचर्या के। तीन बातें बोली है मैंने। बिना योजना, पहली बात ऐसी शिक्षा जो बिना योजना के, बिना योजना, कोई प्लानिंग नहीं होती जिसकी, बिना योजना की शिक्षा। दूसरी हम बात करें यहां पर तो बिना उद्देश्य, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बिना उद्देश्य की शिक्षा, बिना उद्देश्य की शिक्षा, ठीक है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई पूर्व निर्धारित उद्देश्य नहीं है, और बिना पाठ्यचर्या वह बिना शिक्षण विधियों की शिक्षा। बिना पाठ्यचर्या, बिना पाठ्यचर्या और बिना शिक्षण विधि, बिना शिक्षण विधि, बिना शिक्षण विधियों की शिक्षा, बिना शिक्षण विधियों की शिक्षा आदि जो है दोस्तों, आदि क्या है? शामिल है। किसमें शामिल है? तो आदि शामिल है किसमें? अनौपचारिक शिक्षा में। किसमें शामिल है? अनौपचारिक शिक्षा में शामिल है। तो अनौपचारिक शिक्षा में एक तो आ गई कि ऐसी शिक्षा जिसके लिए कोई योजना नहीं है, जिसका कोई पूर्व निर्धारित उद्देश्य नहीं है, जिसकी कोई पाठ्यचर्या या पाठ्य वस्तु नहीं है, ठीक है, जो बिना शिक्षण विधियों के अपनाई जाती है, ऐसी शिक्षा किसमें शामिल है? अनौपचारिक शिक्षा में शामिल है। किसमें शामिल है? अनौपचारिक शिक्षा में शामिल है। और शिक्षा का फोर्थ टाइप्स अपन देखें, चौथे प्रकार की हम बात करें तो चौथा जो प्रकार है शिक्षा का तो ये प्रकार है दोस्तों भौतिक और न्यूतन शिक्षा। कौन सा है? भौतिक और न्यूतन शिक्षा। भौतिक और न्यूतन शिक्षा। आजकल की जो शिक्षा पद्धति है, वर्तमान जो शिक्षा पद्धति चल रही है वो भौतिकवाद पर भी आधारित है और नवीन शिक्षा है, जैसे डिजिटल बोर्ड्स, कंप्यूटर्स,
इंटरनेट, इन सभी का क्या किया जा रहा है, शिक्षा में उपयोग किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है वो किसमें शामिल है, ये वर्तमान की शिक्षा प्रणाली भौतिक और न्यूतन शिक्षा में शामिल है। वर्तमान की शिक्षा प्रणाली, वर्तमान की शिक्षा प्रणाली, वर्तमान की शिक्षा प्रणाली भौतिक और न्यूतन शिक्षा में, भौतिक और न्यूतन शिक्षा में शामिल है, भौतिक और नूतन शिक्षा में शामिल है। तो बात समझ में आई। हमने यहां पर परिचर्चा जो की है दोस्तों, वो परिचर्चा प्रारंभ की है हमने सबसे पहले किसके विषय में, तो परिचर्चा अपन ने प्रारंभ की शैक्षिक शब्द के बारे में, क्योंकि पहली यूनिट शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन है। साथ के साथ इनमें अपन क्वेश्चन भी देखते चलेंगे जैसे जैसे अपना टॉपिक्स कंप्लीट होता चलेगा उसके अकॉर्डिंग। तो शैक्षिक यानी एजुकेशनल जो शब्द है, ठीक है, एजुकेशनल जो शब्द है दोस्तों, इस एजुकेशनल शब्द के बारे में हम बात करें तो इसका अर्थ है शिक्षा, यानी कि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन, इसका अर्थ है एजुकेशन। और यह संस्कृत भाषा की धातु सिक्स से बना है, और सिक्स का शाब्दिक अर्थ हमने देखा सीखना और सिखाना है। लेकिन शिक्षा जब हो जाता है ये शब्द, तो इसका शाब्दिक अर्थ सीखने और सिखाने की प्रक्रिया से लगाया जाता है। इसके बाद हमने बात की यहाँ पर शिक्षा के प्रकारों के बारे में कि शिक्षा के प्रकार कितने हैं। तो पहला हमने देखा औपचारिक शिक्षा, और औपचारिक शिक्षा वह है जिसमें विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली जो शिक्षा होती है वो औपचारिक शिक्षा में शामिल है, जिसका पाठ्यक्रम निर्धारित होता है। निरौपचारिक शिक्षा में प्रौढ़ शिक्षा को शामिल किया गया है, ओपन और डिस्टेंस जो एजुकेशन होती है इसको शामिल किया जाता है। और तीसरी बात हमने की अनौपचारिक शिक्षा के बारे में, जिसकी ना तो कोई योजना है, ना जिसका कोई पूर्व निर्धारित उद्देश्य है, ना जिसका पाठ्यचर्या है, और ना उसमें कोई एजुकेशनल मेथड्स हैं, ना कोई टीचिंग मेथड्स हैं, कोई शिक्षण विधियां उसमें शामिल नहीं है, तो वो लिया जाता है अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत है। और नंबर 4 हमने बात की भौतिक और नूतन शिक्षा की। तो वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है, आधुनिक जो शिक्षा प्रणाली है यूं कह दूं मैं, तो वो आधुनिक शिक्षा प्रणाली भौतिक और नूतन शिक्षा के अंदर शामिल है। किसमें, भौतिक और नूतन शिक्षा में शामिल है। क्लियर, यस। चलिए अब यहां से कुछ महत्वपूर्ण बात करते हैं फैक्ट के रूप में, कुछ परीक्षा उपयोगी फैक्ट्स। तो परीक्षा उपयोगी फैक्ट्स में पहला फैक्ट सबसे पहले बात करते हैं कि अनौपचारिक जो औपचारिक जो शिक्षा है इसका लाभ नहीं ले पाते। कौन, जो व्यक्ति, मैं फिर से बता रहा हूं कि जो व्यक्ति औपचारिक शिक्षा का लाभ नहीं ले पाते उन्हें निरौपचारिक शिक्षा दी जाती है। तो पहला फैक्ट तो यही हो गया कि ऐसे व्यक्ति जो औपचारिक शिक्षा, ऐसे व्यक्ति जो औपचारिक शिक्षा का लाभ नहीं ले पाते हैं, ऐसे व्यक्ति जो औपचारिक शिक्षा का लाभ नहीं ले पाते हैं, उनके लिए क्या है, उनको निरौपचारिक शिक्षा दी जाती है। तो नहीं ले पाते हैं उन्हें निरौपचारिक शिक्षा दी जाती है। उन्हें क्या दी जाती है, निरौपचारिक शिक्षा दी जाती है। तो पहली बात तो हो गई कि जिनको औपचारिक शिक्षा नहीं मिली उनके लिए व्यवस्था की गई किसकी, निरौपचारिक शिक्षा की। किसकी व्यवस्था की गई, निरौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई, जैसे प्रौढ़ व कामकाजी महिला। अब कौन होंगे ऐसे व्यक्ति, कौन होंगे जिनको औपचारिक शिक्षा का लाभ नहीं मिला, तो हम यहां लिख सकते हैं जैसे जिनको लाभ नहीं मिला उनमें कौन कौन शामिल है, प्रौढ़, ठीक है, प्रौढ़। इसके अलावा और कौन शामिल है, कामकाजी महिला, ठीक है, कामकाजी महिला, ठीक है। इनको क्या होता है दोस्तों, औपचारिक शिक्षा का लाभ नहीं मिल पाता है तो इनको अनौपचारिक शिक्षा का लाभ दिया जाता है, या यूं कह दें कि अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से इनको शिक्षा दी जाती है। ठीक है, लचीला शिक्षा है, ध्यान रखना कि जो निरौपचारिक शिक्षा है यह लचीली शिक्षा है। तो यहां नोट लगा के मैं लिख देता हूं कि निरौपचारिक शिक्षा लचीली शिक्षा है, लचीली, फ्लेक्सिबल, लचीली शिक्षा है। ठीक है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है इसमें कि इतने बजे विश्वविद्यालय पहुंचना ही पड़ेगा, विद्यालय पहुंचना ही पड़ेगा, या ये पूरा पाठ्यक्रम पढ़ना ही पड़ेगा।
ठीक है, ऐसी इसमें बाउंडेशन नहीं है, इसलिए इसको लचीली शिक्षा कहा गया है। तो पहला फैक्ट हमने देखा कि जो व्यक्ति औपचारिक शिक्षा का लाभ नहीं ले पाते उन्हें निरौपचारिक शिक्षा जो है वो दी जाती है, जैसे प्रौढ़ और कामकाजी महिलाओं को। इसके बाद में हम बात करें फैक्ट नंबर 2 के विषय में, तो ये रहा अपना फैक्ट नंबर 2 दोस्तों। नंबर 2 परीक्षा उपयोगी दूसरा जो फैक्ट है, तथ्य है, उसमें अनौपचारिक शिक्षा के बारे में अपन बात करते हैं। किसके बारे में? अनौपचारिक शिक्षा के बारे में। तो अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा किसकी बात करते हैं? अनौपचारिक शिक्षा की बात करते हैं, जिसमें अपन ने बात की थी कि बिना योजना, बिना उद्देश्य, बिना पाठ्यचर्या और बिना शिक्षण विधियों के जो शिक्षा दी जाती है वो अनौपचारिक शिक्षा में शामिल है। अब इस अनौपचारिक शिक्षा से संबंधित क्या क्या बातें अपने को फैक्ट के रूप में पूछ सकता है? तो पहली बात इसके लिए हम कह सकते हैं कि जीवन भर चलने वाली शिक्षा है। क्या है? यह जीवन भर चलने वाली शिक्षा है। जीवन भर चलने वाली शिक्षा है। तो पहली बात सतत हो गई, कंटिन्यूस हो गई ना, सतत हो गई कि जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति जो है सीखता है। आप विश्वविद्यालय, विद्यालय या महाविद्यालय नहीं जाएंगे तो भी आप सीखेंगे, परिवार से सीखेंगे, घर से सीखेंगे, बड़ों से सीखेंगे, माता पिता से सीखेंगे। हम सीख रहे हैं, और सीखना क्या है? शिक्षा है। तो कैसी? जो अनौपचारिक शिक्षा होती है वो हमेशा चलती है, जीवन भर चलती है। औपचारिक शिक्षा एक निश्चित अवधि की शिक्षा होती है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन अनौपचारिक जो शिक्षा होती है, ठीक है, अनौपचारिक जो शिक्षा होती है ये कंटिन्यूअस चलती है, लाइफ टाइम चलती है। सबसे प्रभावी शिक्षा है, सबसे प्रभावी शिक्षा है। सभी शिक्षाओं का जो प्रकार अपन ने पढ़ा उनमें सबसे प्रभावी शिक्षा किसको माना गया है? अनौपचारिक शिक्षा को माना गया है। इसके अलावा प्रत्यक्ष शिक्षा है। कैसी है? प्रत्यक्ष शिक्षा है। तो प्रश्न पूछ लेगा निम्न में से शिक्षा का कौन सा प्रकार प्रत्यक्ष शिक्षा में शामिल किया जाता है? तो प्रत्यक्ष शिक्षा में शामिल है अनौपचारिक शिक्षा। व्यक्ति इसमें प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर सीखता है। इसके अलावा इसी को हम कहते हैं प्रथम शिक्षा। क्या कहते हैं? प्रथम शिक्षा। कहते हैं ना, प्रथम गुरु माता होती है। तो माता क्या होती है? माता सिखाती है कि बेटा कैसे बोलना है, कैसे चलना है, क्या करना है, आदर कैसे करना है, क्या काम अच्छे हैं, क्या बुरे हैं, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। तो ये जीवन भर चलती है और अनौपचारिक शिक्षा में शामिल है। चूंकि सबसे पहले यही शिक्षा अपने को मिलती है, इसलिए इसको प्रथम शिक्षा में शामिल किया गया है। किसमें शामिल किया है? प्रथम शिक्षा में इसको शामिल किया गया है। बात क्लियर है? यस। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये थे अपने मुख्य फैक्ट। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं बेसिकली, अभी आपका कॉमन जो है प्रथम टॉपिक चल रहा है जिसमें थोड़ा बेस मैं बता रहा हूं। अब हम बात करते हैं शिक्षण। शिक्षण क्या होता है? शिक्षण, भाई शिक्षा से संबंधित एक शब्द है शिक्षण। शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, लेने के लिए या देने के लिए जो कार्य किया जाता है वो शिक्षण कार्य किया जाता है। तो शिक्षा कार्य होता है। पहली बात तो क्या हो गई? यह शिक्षा कार्य होता है। शिक्षण क्या है? शिक्षा कार्य। तो यह शिक्षा कार्य है। शिक्षा कार्य है। शिक्षण क्या है? शिक्षा कार्य है। अध्यापक द्वारा करवाई जाने वाली एक प्रक्रिया है। किसके द्वारा करवाई जाती है? प्रक्रिया है, ठीक है। कार्य है तो किसी ना किसी के द्वारा करवाया जाएगा। तो कौन करवाएगा? अध्यापक। तो लिख सकते हैं अपन अध्यापक, अध्यापक द्वारा करवाई जाने वाली प्रक्रिया है। अध्यापक द्वारा करवाई जाने वाली क्या है? प्रक्रिया है दोस्तों। कौन? शिक्षण। अब शिक्षण के स्तरों की हम बात करते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण बात है। एग्जाम में यहां से प्रश्न कई बार पुट अप कर लेता है। शिक्षण के स्तर, शिक्षण के स्तर, शिक्षण के स्तरों की हम बात करें तो कौन कौन से स्तर हैं शिक्षण के? क्योंकि शिक्षण क्या है? एक कार्य है। शिक्षा देने का एक कार्य है जो अध्यापक के द्वारा किया जाता है। तो कितने स्तरों में शिक्षण कार्य करवाया जा सकता है? तो सबसे पहला जो स्तर है वो है अपना कौन सा? स्मृति स्तर, यानी मेमोरी लेवल। तो पहले की हम बात करें, नंबर 1 यहां पर लिख देता हूं, स्मृति स्तर। स्मृति स्तर। अब स्मृति स्तर शिक्षण से क्या मतलब है? स्मृति स्तर जो शिक्षण होता है, मेमोरी लेवल जो शिक्षण होता है दोस्तों, इसमें प्रत्यास्मरण व प्रत्यास्मरण जो होता है इस पर बल दिया जाता है। प्रत्यास्मरण का मतलब हो गया याद करना। क्या करना? याद करना। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षण के इस स्तर में, शिक्षण के इस स्तर में
किस पर जोर दिया जाता है? तो शिक्षण के इस स्तर में प्रत्यास्मरण पर जोर दिया जाता है। इस स्तर में प्रत्यास्मरण पर जोर दिया जाता है, जोर दिया जाता है। ठीक है, तो स्मृति है तो याद करने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। तो ये तो कौन सा हो गया? स्मृति स्तर का शिक्षण। दूसरा शिक्षण स्तर जो है वो है बोध स्तर का। कौन सा है? बोध स्तर नंबर 2 शिक्षण स्तर में दूसरा हो गया दोस्तों बोध स्तर। अब बोध स्तर शिक्षण क्या होता है? बोध स्तर शिक्षण की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग लेवल, किसके आधार पर? अंडरस्टैंडिंग लेवल के आधार पर, जिसमें पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण होता है। तो बोध स्तर में क्या होगा? पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण, जो सिलेबस होगा, जो पाठ्य वस्तु होंगी, उनका प्रस्तुतिकरण इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इस शिक्षण स्तर में पाठ्य वस्तु, इस शिक्षण स्तर में क्या करते हैं? पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण या पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर बल दिया जाता है। प्रस्तुतिकरण पर बल दिया जाता है। बात क्लियर? बौद्धिक स्तर है। ठीक है, किस पर ध्यान देंगे? पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर। अगर स्मृति स्तर होता तो किस पर ध्यान देते? हम ध्यान देते प्रत्यास्मरण पर। तीसरी बात चिंतन स्तर। तीसरा स्तर कौन सा है? तो तीसरा स्तर हो गया हमारे पास शिक्षण का, वो हो गया चिंतन स्तर। कौन सा हो गया? चिंतन स्तर। तो चिंतन स्तर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? चिंतन स्तर की बात करते हैं। तो चिंतन स्तर में रिफ्लेक्टिव लेवल इसको अपन कह सकते हैं, जिसमें चिंतन करना, तर्क करना और कल्पना शक्ति, इन पर बल दिया जाता है। 3 बातें मैंने यहां पर बोली हैं, चिंतन, तर्क और कल्पना शक्ति पर जब बल दिया जाता है तो शिक्षण का यह स्तर चिंतन स्तर कहलाता है। तो लिख देता हूं, शिक्षण के इस स्तर में शिक्षण के इस स्तर में या इस स्तर में शिक्षण के इस स्तर में किस पर? चिंतन। इस स्तर में चिंतन कोमा, चिंतन के अलावा किस पर? तर्क पर। चिंतन कोमा तर्क व किस पर? कल्पना शक्ति पर जोर दिया जाता है। वह कल्पना शक्ति पर जोर दिया जाता है, जोर दिया जाता है। क्लियर? यस। तो हमने शिक्षण के स्तर की बात की। अब शिक्षण के स्तर हमने 3 देखे। 3 स्तर कौन कौन से देखे? 3 स्तर में पहला स्तर हमने देखा स्मृति स्तर। तो स्मृति स्तर जो होगा वो जाहिर सी बात है कि प्रत्यास्मरण पर, याद रखने के आधार पर जो है वो ज्यादा बल देता है। दूसरा हमने बात किया यहाँ पर बोध स्तर। बोध स्तर जो है वो पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर बल देता है। और चिंतन स्तर जो है वो कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति और चिंतन पर जोर देता है। अंडरलाइन कर देता हूं इनको, चिंतन पर, इसके अलावा तर्क पर और कल्पना शक्ति पर जोर देता है। वो स्तर कौन सा है? चिंतन स्तर है। अब इन तीनों ही शिक्षण स्तरों के लिए, तीनों ही शिक्षण स्तरों से रिलेटेड कुछ फैक्चुअल बातें जो है मैं यहां पर लिख देता हूं फैक्ट्स लगा के। फैक्ट नंबर 1, पहले फैक्ट की हम बात करते हैं किसके लिए? तो स्मृति शिक्षण। तो स्मृति शिक्षण निम्न पर जोर देता है। कई बार प्रश्न पूछता है कि स्मृति शिक्षण जोर देता है, तो आपने कहा साहब स्मृति शिक्षण जो जोर दे रहा है वो प्रत्यास्मरण पर जोर दे रहा है, लेकिन प्रत्यास्मरण के अंदर क्या क्या आएगा यह भी तो हमें पता होना चाहिए। तो पहला यहां पर मैं लिख रहा हूं, कि स्मृति शिक्षण में निम्न पर जोर दिया जाता है। फैक्ट नंबर 1, स्मृति शिक्षण में निम्न पर जोर दिया जाता है। निम्न पर जोर दिया जाता है। अब किन किन बातों पर जोर दिया जाता है ये बात अपन करते हैं। तो निम्न पर जोर दिया जाता है वो 2 बातें कौन कौन सी है मुख्यतः जिन पर जोर दिया जाता है? एक है संकेत अधिगम और एक है श्रृंखला अधिगम। किन पर? संकेत अधिगम, संकेत के माध्यम से अधिगम करना सीखना, अधिगम, संकेत अधिगम। और एक है दोस्तों श्रृंखला अधिगम। कौन सा है? श्रृंखला अधिगम। संकेत अधिगम और श्रृंखला अधिगम, इन दोनों पर सिग्नल लर्निंग और ये हो गया अपना चेन लर्निंग, सिग्नल लर्निंग और चेन लर्निंग, इन पर जोर दिया जाता है। सामान्यतः जब भी बात आएगी स्मृति शिक्षण में किस पर जोर दिया जाता है? प्रत्यास्मरण पर। प्रत्यास्मरण विकल्प में नहीं है, तो प्रत्यास्मरण में आएगा कौन कौन? प्रत्यास्मरण में संकेत अधिगम और श्रृंखला अधिगम को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। संकेतों के माध्यम से और श्रृंखला के माध्यम से सिखाने पर जोर दिया जाता है। फिर हम बात करते हैं दूसरा जो स्तर अपन ने देखा, वो अपन ने देखा बोध शिक्षण से। किससे? बोध
बौद्ध शिक्षण। अब बौद्ध शिक्षण जो स्तर होता है, इस बौद्ध शिक्षण में छात्रों में आवश्यक सूझबूझ उत्पन्न की जाती है। तो हम सेकंड फैक्ट के रूप में यहां पर बात कर सकते हैं कि बौद्ध शिक्षण में, बौद्ध शिक्षण में, क्योंकि हम वहां पर बालक को चिंतन तर्क क्या सिखा रहे हैं, चिंतन तर्क और कल्पना शक्ति जो है उस पर हम ज्यादा जोर दे रहे हैं। तो चिंतन तर्क और कल्पना शक्ति से होगा क्या, उससे बालक जो है उसमें आवश्यक समझबूझ उत्पन्न होगी। तो बौद्ध शिक्षण, फैक्ट नंबर 2, बौद्ध शिक्षण से बालक में, बौद्ध शिक्षण से बालक में आवश्यक सूझबूझ, आवश्यक सूझबूझ, सूझबूझ उत्पन्न की जाती है। आवश्यक सूझबूझ क्या की जाती है, आवश्यक सूझबूझ उत्पन्न की जाती है, उत्पन्न की जाती है, आवश्यक सूझबूझ उत्पन्न की जाती है। बात 2। बात नंबर 3, तीसरा जो फैक्ट है वो अपना था चिंतन स्तर। और चिंतन स्तर के बारे में जो फैक्चुअल बात है, जो तथ्य है दोस्तों, उसमें हम बात करते हैं किसकी, कि जो चिंतन शिक्षण है, इस चिंतन शिक्षण में बालकों में आलोचनात्मक और इसके साथ मौलिक चिंतन, आलोचनात्मक और मौलिक चिंतन जो है ये उत्पन्न किया जाता है। क्योंकि प्रश्न पूछता है कि चिंतन स्तर पर, चिंतन स्तर में, शिक्षण के चिंतन स्तर में किस पर बल दिया जाता है, तो हम कहेंगे कि साहब चिंतन पे बल दिया जाता है, तर्क पे बल दिया जाता है, कल्पना शक्ति पे बल दिया जाता है। लेकिन इस चिंतन तर्क और कल्पना शक्ति से बालक में हम क्या उत्पन्न करना चाह रहे हैं, तो हम बालक में आलोचनात्मक और मौलिक चिंतन जो है वो उत्पन्न करना हमारा उद्देश्य होता है। तो फैक्ट नंबर 3 में हम बात कर सकते हैं कि चिंतन शिक्षण से बालकों में, चिंतन शिक्षण से, चिंतन शिक्षण से, चिंतन शिक्षण से बालकों में, बालकों में आलोचनात्मक, कैसा, आलोचनात्मक, आलोचनात्मक, आलोचनात्मक एवं आलोचनात्मक के साथ मौलिक चिंतन उत्पन्न किया जाता है, एवं मौलिक चिंतन, मौलिक चिंतन उत्पन्न किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। तो तीनों बातों पर 3 फैक्ट हमने देखे। पहला था स्मृति शिक्षण। स्मृति शिक्षण जो है इसमें संकेत अधिगम और श्रृंखला अधिगम आता है। बौद्ध शिक्षण के अंदर बालक में आवश्यक सूझबूझ उत्पन्न करते हैं। चिंतन शिक्षण जो है इससे बालक में आलोचनात्मक एवं मौलिक चिंतन जो है वो उत्पन्न किया जाता है। इस बात को अपने को ध्यान रखना है। अब हम यहां पर बात करें तो कुछ नोट लगा के मैं महत्वपूर्ण बातें बता देता हूं। नोट, हम नोट लगा के यहां पर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पहली बात, शिक्षा एक निरंतर एवं जीवन भर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? निरंतर चलेगी, जीवन भर चलेगी, इसलिए सतत प्रक्रिया हो गई। तो पहली बात हम लिख सकते हैं यहां पर कि शिक्षा एक जीवन भर, शिक्षा एक जीवन भर चलने वाली, जीवन भर चलने वाली क्या है? निरंतर प्रक्रिया है। ठीक है, सतत प्रक्रिया है। तो शिक्षा एक जीवन भर चलने वाली निरंतर, निरंतर एवं सतत प्रक्रिया है, निरंतर एवं सतत प्रक्रिया है। यानी व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या करता है? अधिगम करता है, सीखता है। ठीक है, और शिक्षा से ही किसी व्यक्ति में अपेक्षित या व्यवहारगत परिवर्तन संभव है। प्रश्न पूछे कि किसी व्यक्ति में अपेक्षित व्यवहारगत हम परिवर्तन लाना चाहते हैं तो वो किसके माध्यम से संभव है? तो वो शिक्षा के माध्यम से संभव है। यानी कि शिक्षा जब हम देंगे तो व्यक्ति के व्यवहार में हम अपेक्षित यानी चाहे गए हमारे अनुसार उसके व्यवहार में क्या ला सकते हैं? परिवर्तन ला सकते हैं। तो दूसरी बात यहां पर जो होती है वो हम लिख सकते हैं कि शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति, शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति में हम क्या कर सकते हैं? व्यक्ति में हम अपेक्षित, व्यक्ति में अपेक्षित और व्यवहारगत, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किया जा सकता है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे एक पढ़ा हुआ यानी शिक्षित व्यक्ति और एक अशिक्षित व्यक्ति है, दोनों के ही व्यवहारों में क्या अंतर है हमें साफ साफ समझ में आ जाता है। ठीक है, तो हमने कहा कि शिक्षा जीवन भर चलने वाली निरंतर एवं सतत प्रक्रिया है।
शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति में अपेक्षित और व्यवहारगत परिवर्तन किया जा सकता है। और स्वामी विवेकानंद के अनुसार तो शिक्षा चरित्र का निर्माण करती है। तो अगली बात हम लिख सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार, स्वामी विवेकानंद के अनुसार, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा चरित्र का निर्माण करती है। शिक्षा चरित्र का निर्माण करती है। इसका मतलब चरित्र निर्माण के लिए, चरित्र निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता हो गई? तो चरित्र निर्माण के लिए शिक्षा की आवश्यकता हो गई। और शिक्षा के लिए एक आयोग आया था दोस्तों, जिसका नाम था कोठारी शिक्षा आयोग 1964 से 66। कोठारी शिक्षा आयोग, कोठारी शिक्षा आयोग। और कोठारी शिक्षा आयोग जो था, इसका समय था 1964 से 1966, 1964 से 1966। और इसके अलावा आपसे पूछे राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी पहली बार। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई थी वो 1986 में, कब की गई? 1986 में की गई थी। क्लियर? यस। तो यहां से हमने कुछ फैक्चुअल बातें देखी, महत्वपूर्ण बातें देखी। एक बार हम इनको रिपीट कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, प्रारंभ हमने जो किया, पहला ही अपना टॉपिक था। धीरे धीरे बहुत ही अच्छा आप लोगों को लगेगा। बस कंटिन्यूटी एक महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि प्रबंधन भी सतत होता है, इसलिए हमें कंटिन्यूटी में जो है वो क्लासों को कंप्लीट करना है, ताकि आपको एक अच्छा आउटपुट जो है वो मिल सके। तो हमने शैक्षणिक प्रबंधन एवं प्रशासन जो पहली यूनिट है, इसके विषय में बात की कि शैक्षिक शब्द हमने देखा एजुकेशनल, जिसका अर्थ शिक्षा होता है। संस्कृत भाषा की धातु शिक्ष से बना है। शिक्ष का शाब्दिक अर्थ सीखना और सिखाना है, और शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? सीखने व सिखाने की प्रक्रिया से हो गया। फिर शिक्षा के प्रकारों पर चर्चा की अपन ने। तो औपचारिक शिक्षा जिसमें विद्यालयों, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों की शिक्षा शामिल है। निरौपचारिक शिक्षा जिसमें प्रौढ़ शिक्षा और खुली शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा यानी ओपन और डिस्टेंस लर्निंग को शामिल किया जाता है। फिर अनौपचारिक शिक्षा की बात की, जिसमें कोई योजना नहीं होती है, कोई उद्देश्य नहीं होता है, कोई पाठ्यचर्या नहीं होती है, और कोई शिक्षण विधियां उसके अंदर नहीं होती है। फिर नंबर 4 पर भौतिक और न्यूनतम शिक्षा देखी, जो आधुनिक शिक्षा है। क्या है? वर्तमान या आधुनिक शिक्षा को इसके अंतर्गत रखा गया। फिर हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें देखी कि ऐसे व्यक्ति, ठीक है, बात हमने देखी दोस्तों कि ऐसे व्यक्ति जो औपचारिक शिक्षा का लाभ नहीं ले पाते हैं, औपचारिक शिक्षा का लाभ नहीं ले पाते हैं, उन्हें निरौपचारिक शिक्षा दी जाती है। जैसे प्रौढ़ हो कोई, या कोई कामकाजी महिला हो जो कामकाज के कारण से विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में नहीं जा सकती, तो उसको भी तो शिक्षा चाहिए। तो उसको हम शिक्षा दे सकते हैं किस माध्यम से? निरौपचारिक शिक्षा के माध्यम से। और ये जो निरौपचारिक शिक्षा है, ये लचीली शिक्षा होती है। कैसी होती है? लचीली शिक्षा होती है। इसमें बाउंडेशन ज्यादा नहीं होते हैं। अनौपचारिक शिक्षा में जीवन भर चलने वाली शिक्षा कहा गया इसको। सबसे प्रभावी शिक्षा माना गया है। प्रत्यक्ष शिक्षा है। और प्रथम शिक्षा किसको कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा को कहते हैं। इसके बाद हमने जो बात की दोस्तों, नेक्स्ट वो हमने बात की शिक्षण के बारे में। शिक्षण एक कार्य है, और शिक्षण कार्य है तो किसी ना किसी के द्वारा किया जाएगा। तो ये किया जाता है अध्यापक के द्वारा। तो अध्यापक के द्वारा करवाई जाने वाली प्रक्रिया शिक्षण है। शिक्षण के स्तरों में बात की, स्मृति स्तर। स्मृति स्तर में हम शिक्षण के किस स्तर में ज्यादा जोर देते हैं, बल देते हैं? प्रत्यास्मरण पर। और प्रत्यास्मरण में भी दो जाएंगे आगे, संकेताधिगम पर और श्रृंखलाधिगम पर जोर देते हैं। फिर दूसरा जो स्तर है, इसमें बोध स्तर। बोध स्तर में पाठ्य वस्तु जो होती है, उसके प्रस्तुतिकरण पर ज्यादा बल दिया जाता है। चिंतन स्तर में मुख्यतः जो जोर दिया जाता है वो बालक के चिंतन, तर्क और कल्पना शक्ति पर ज्यादा जोर दिया जाता है। फिर इन तीनों से रिलेटेड हमने ये बात की, इन तीनों से ही संबंधित हमने ये बात की दोस्तों कि स्मृति शिक्षण में संकेत अधिगम और श्रृंखलाधिगम शामिल है। बौद्ध शिक्षण से बालक में आवश्यक सूझबूझ उत्पन्न की जाती है। चिंतन शिक्षण से बालक में आलोचनात्मक और मौलिक चिंतन जो है ये उत्पन्न किया जाता है। इसके बाद में हमने कुछ नोट लगाकर महत्वपूर्ण बातें देखी कि शिक्षा जीवन भर चलने वाली शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है, निरंतर चलती है और सतत प्रक्रिया है। शिक्षा के माध्यम से हम किसी व्यक्ति में अपेक्षित व्यवहारगत क्या ला सकते हैं? परिवर्तन ला सकते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार तो शिक्षा क्या करती है? चरित्र का निर्माण करती है। अगर चरित्र का निर्माण करना है तो शिक्षा आवश्यक है। कोठारी आयोग जो है, इसकी कोठारी आयोग जो बना दोस्तों, ये शिक्षा के लिए ही बना 1964-1966 में, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो घोषित की गई वो 1986 में घोषित की गई। तो इस प्रकार जो है हम अपना जो टॉपिक है इसको रेगुलर रखेंगे। तो ये था आज की क्लास का। अगली क्लास में आप लोगों के लिए इससे आगे का पोर्शन जो है वो रहेगा, और कंटिन्यूटी में आप क्लास को लेते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।